अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपका एसएसटी टीचर मुख्तार सर आपसे मुखातिब हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। ये है स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपके स्वीक्स में ये लास्ट चैप्टर पढ़ता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ द गवर्नेंस इन द जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रादर कौन सी गवर्नमेंट है, कैसे काम किया जाता है वहाँ पर, जो वहाँ पर प्रोसीजर है गवर्नेंस का वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक बात हिंदुस्तान की है एट प्रेजेंट डे टाइम, क्योंकि हम देखते हैं हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा इलाका कवर किए हुए हैं, बहुत ही बड़ा इलाका इसने कवर किया हुआ है। एंड द होल इंडिया कंप्राइजेज 28 स्टेट्स। प्रेजेंटली हिंदुस्तान के पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्टेट्स के पास अपनी गवर्नमेंट होती है, इलेक्टेड, वहाँ पर सीएम होता है, उसके बाद वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन जबकि यूनियन टेरिटरीज़ की बात है, ये वो जोग्राफिकल रीजन्स रहते हैं जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। और प्रेजेंटली हमारे पास हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है सर। अब मैंने पहले ही कहा कि स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं और यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि हाल ही में वजूद में आए हैं, जो कि पहले एक स्टेट हुआ करती थी, लेकिन 9 अगस्त 2020 को ये जम्मू कश्मीर स्टेट 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है सर। अब यहाँ पे अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, मैंने पहले आपसे कहा था कि 9 अगस्त 2019 को एक स्टेट को कन्वर्ट कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, जिसके बारे में हम जानते हैं। एक इसमें पड़ता है जो है लद्दाख, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के बगैर है। ये वो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर लेजिस्लेटिव नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। लेकिन दूसरी यूनियन टेरिटरी जो इस स्टेट में बनाई गई वो थी जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर को मिला के ये अलग यूनियन टेरिटरी है। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इसमें मेंबर्स रहते हैं, 107 मेंबर्स हैं इसमें कश्मीर और जम्मू कश्मीर के हवाले से। लेकिन इसमें 24 और होते हैं रिजर्व्ड, वो सीट्स रहते हैं उस इलाके के लिए जो पाकिस्तान के अंडर आजकल है। तो ये 24 सीट्स जो रहते हैं दे आर रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स हु आर देयर इन द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम बोलते हैं। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके लिए 24 सीट्स रखी गई हैं और 107 जो है मेंबर्स हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं इलेक्टेड। अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है आने के लिए अगर आप चाहें, आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें आने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात जो है, एक बंदा, एक इंडियन सिटीज़न ही इसका लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो सकते हैं। और दूसरी बात, उसकी उम्र जो है 5 साल से ज़्यादा, 25 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। ए पर्सन हु इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एट द सेम टाइम हुज एज इज़ 25 अबव, 25 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र हो, वो इस लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर बन सकता है। लोगों से चुन के वो आगे आ सकता है। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली की जो है वो टाइम पीरियड जो रहता है वो 5 साल का होता है, यानी कि 5 साल के बाद फिर से यहाँ पर जो है इलेक्शंस होते हैं और उसके बाद यहाँ पर नए सिरे से इस लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया जाता है। ठीक है सर। अब चीफ मिनिस्टर जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड उसको कहा जाता है। और फिर इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली का एक स्पीकर भी होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। ये सारे उन्हीं मेंबर्स से चुने जाते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, जो लोगों से इलेक्ट होकर वहाँ पर आते हैं। ठीक है सर। और किसी भी बंदे को चीफ मिनिस्टर इस यूनियन टेरिटरी में बनने के लिए लगभग 83 मेंबर्स की जो है उसका सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके उसको जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और ये सिस्टम जो है वजूद में आया था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, ये कब से इफेक्ट है, 31 अक्टूबर 2019 से। क्योंकि जब ये स्टेट से कन्वर्ट हो गया, यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया, तो कुछ सारी चेंजेस भी हमें इस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में देखने को मिली। अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है जम्मू एंड कश्मीर का, एक यूनियन टेरिटरी का, वो क्या है। सबसे पहले यहाँ का जो यूनियन टेरिटरी का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अंडर यहाँ पर काम करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जम्मू कश्मीर में
जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में नहीं, जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर होता है। अभी चूंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर में, अभी हमारे पास चीफ मिनिस्टर नहीं है, उसको इलेक्ट किया जाएगा बाद में। उसके बाद होता है इसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर के बाद होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसके बाद कमिश्नर्स होते हैं या सेक्रेटरीज उनको बोलते हैं, और बाकी सारे ऑफिसर्स रहते हैं, ठीक है सर। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर जो स्टेट्स में होता है और वो चीफ मिनिस्टर जो यूनियन टेरिटरीज में होता है, उनमें फ़र्क होता है, इनके पावर्स में फ़र्क होता है, ठीक है सर। अब इसके आगे चले जाते हैं, जहाँ तक बात यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, ठीक है सर। अब सबसे पहले मैंने कहा कि यहाँ पर जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है प्रेसिडेंट के बाद, वो होता है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसको हम बोलते हैं, सॉरी। इसको अपॉइंट करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उसमें थोड़ा सा सपोर्ट करता है, और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को किसी भी यूनियन टेरिटरी में बनाने के लिए अच्छा खासा जो है वहाँ पर रिकमेंडेशन देते हैं। और इसके बाद जो बाकी सारे ऑफिसर्स रहते हैं इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले से, उनको भी जो है इसमें अच्छा खासा रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद यूनियन टेरिटरी में जो होते हैं, इसमें से बहुत सारे सेक्रेटरीज होते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए अगर हम देखें, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट का जो पूरा सिस्टम होता है, उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है डिवाइड किया जाता है, और हर एक डिपार्टमेंट का एक पॉलिटिकल हेड बोल सकते हैं, पॉलिटिकल हेड होता है जिसको मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है सर। और इसके बाद जो होता है, अगर हम नॉर्मली देखें, इन सारे डिपार्टमेंट्स का जो मेन हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, वो पॉलिटिकल हेड रहता है हर किसी डिपार्टमेंट का, और हर एक डिपार्टमेंट के पास एक जो है सेक्रेटरी होता है, ठीक है सर। बेसिकली क्या होता है, एक प्रिंसिपल एडवाइजर रहता है, हाँ, टू द मिनिस्टर। अगर हम देखें, मिनिस्टर हर एक डिपार्टमेंट का जो हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हर एक डिपार्टमेंट का एक पॉलिटिकल हेड होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। पॉलिटिकल हेड होता है मिनिस्टर, और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो वहाँ पर वो एक ऑफिसर रहता है, नॉर्मली IS रैंक का रहता है वो, जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। ये प्रिंसिपल एडवाइजर होता है किसका? मिनिस्टर का। मिनिस्टर बेसिकली खुद कुछ नहीं करता है, उसको इन्हीं प्रिंसिपल एडवाइजर्स से ही सलाह मशवरा, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट रहते हैं ये प्रिंसिपल एडवाइजर्स, इन्हीं की जो है राय से वो काम करता है। ये सेक्रेटरी मैंने जो बोला, ये प्रिंसिपल एडवाइजर जिसको हम कहते हैं, जो है हर एक मिनिस्टर का हर एक डिपार्टमेंट के साथ होता है। ये सीनियर ऑफिसर होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, IS ये होना चाहिए। एक तो होता है डायरेक्टली IS ऑफिसर, और दूसरा होता है सीनियरिटी के हिसाब से भी कुछ लोग IS रैंक पे पहुंच जाते हैं, लेकिन सेक्रेटरी का IS रैंक का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक पॉलिसी और डिसीजन जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने के लिए कहता है, उन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी इसी प्रिंसिपल एडवाइजर या इसी सेक्रेटरी पे होती है, ठीक है सर। और इन्हीं की वजह से बाद में जो मिनिस्टर्स हैं वो अनाउंसमेंट करते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उस मिनिस्टर के पीछे जो बंदा होता है उन कामों को एक्चुअली करवाने में, वो यही सेक्रेटरी होता है। और जिन जगहों पे ये, या जिस जगह पे ये सेक्रेटरी बैठते हैं एक ही जगह पे हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं। सेक्रेटरीट आप याद रखेंगे, आज के बाद ये वो जगह है, ये वो ऑफिस है, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है सर, R&B, बहुत जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे पास रहते हैं, उनके जो ऑफिसर्स जो सेक्रेटरीज होते हैं, प्रिंसिपल एडवाइजर्स जो मिनिस्टर्स के होते हैं, जिनको हम सेक्रेटरीज कहते हैं, वो जिस जगह पे बैठते हैं उसको हम सेक्रेटरीट कहते हैं। याद रखेंगे ना भाई साहब, वेरी गुड। उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, क्योंकि स्टेट यूनियन टेरिटरी के बाद जो हम डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी को बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं। अगर हम हर किसी डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे, इसका एक हेड होता है, हर किसी डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होता है जिसको हम डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं, या हम जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है सर। और इस डिस्ट्रिक्ट को बाद में छोटे और हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड किया हुआ होता है, और उनको बोलते हैं हम सब डिविजन्स। और हर एक सब डिवीजन का जो ऑफिसर होता है उसको हम सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं, ठीक है सर। और ये सब डिविजनल ऑफिसर बिल्कुल उसी तरह से काम करता है जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर करता है। अच्छा, सब डिविजनल ऑफिसर जो सब डिवीजन में काम करता है, तो ये बिल्कुल उसी तरह से करता है जैसे मैंने पहले कहा, जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट में करता है। अच्छा सर, अब हर एक सब डिवीजन बाद में छोटे छोटे और हिस्सों में बांट दिया जाता है, इसको डिवाइड किया हुआ होता है, जिनको हम तहसील्स बोलते हैं,
ठीक है। और हर एक तहसील का एक हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं। तहसील इसको फर्दर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नयाबत्स। नयाबत्स क्या होते हैं, ये वो छोटे डिविजन्स होते हैं जो तहसीलों में होते हैं। और हर एक नयाबत का जो हेड होता है उसको हम नायब तहसीलदार कहते हैं, ठीक है सर। और ये जो नयाबत्स होते हैं बाद में ये छोटे छोटे गांव, इसको बाद में गांव में, विलेजेस में डिवाइड किया जाता है। नयाबत के बाद जो फर्दर डिविजन्स होते हैं उनको हम विलेजेस बोलते हैं, बड़े बड़े विलेजेस होते हैं। और हर एक गांव को लुक आफ्टर करने के लिए एक ऑफिसर वहां पर रहता है, जिसको हम पटवारी बोलते हैं। पटवारी के बारे में आपको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता है। चलो सर, फिर से हम एक बार एक गैलेंस में देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करते हैं। सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल कमिश्नर कहो, एक ही बात होते हैं। उसके बाद आता है सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी इसको कहा जाता है। उसके बाद आता है तहसीलदार, तहसीलदार के बाद आता है नायब तहसीलदार, ठीक है सर। नायब तहसीलदार के बाद आता है पटवारी। अब डिप्टी कमिश्नर जो हाईएस्ट लेवल का होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सारा कारोबार यही देखता है, या सारा कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम होता है वो इसी के सुपरविजन में होता है। डिप्टी कमिश्नर इसको कहा जाता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर डीसी बोलते हैं, ठीक है सर। लेकिन ये डीसी होने के साथ साथ बहुत सारे और भी जो फंक्शंस करता है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहलाता है, इसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, इसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी कहते हैं। और ये बंदा जो डिप्टी कमिश्नर होता है या बाकी सारी जो हमने नाम इसके साथ जोड़ दिए, ये रेस्पॉन्सिबल होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में किसके लिए, रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी के ऊपर होती है। और जो भी पॉलिसीज़, जो भी रूल्स होते हैं या जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं वो करवाने का सारा जिम्मा इसी के हवाले होता है। करते बाकी हैं लेकिन इसी के अंडर वो काम किया जाता है। जब हम इसके नीचे दूसरा बंदा जो देखते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो होता है सब डिविजनल ऑफिसर या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इसको भी कहा जाता है, ठीक है सर। ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होता है ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से बिलोंग करता है। इसका मतलब रैंक ही बड़ा अच्छी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ये होना चाहिए कि एस ऑफिसर कम से कम ये रहता है, जिससे पहले हुआ करते थे। और ये बंदा सब डिविजनल ऑफिसर जो होता है ये बिल्कुल वही काम करता है जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता है, ठीक है सर। लेकिन इसका चूंकि ज्यूरिसडिक्शन सब डिवीजन होता है, छोटा हिस्सा होता है, लेकिन जो हमारे पास ये डीसीज होते हैं इनका पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू कलेक्शन, बाकी सारी चीजें। लेकिन सब डिविजनल ऑफिसर का वही काम होता है, लेकिन विद इन द डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर डिवीजन में, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार। अच्छा, तहसील जो होते हैं ये बेसिकली छोटे छोटे हिस्से रहते हैं क्योंकि इन्हीं सब डिविजन्स के, इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं जिनको हम बोलते हैं तहसील, ठीक है सर। और ये सब डिवीजन ही का 2-3 वहाँ पर या 2 या 3 छोटे छोटे हिस्से रहते हैं, उनको हम तहसील बोलते हैं। और हर एक तहसील का जो होता है एक हेड होता है, ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जिसको हम तहसीलदार बोलते हैं। और इस तहसीलदार क्योंकि अकेले काम नहीं कर सकता, वहाँ पर बहुत सारे नायब तहसीलदार होते हैं, तहसील ऑफिसर्स होते हैं या बाकी सारे लोग ऑफिसर्स होते हैं जो तहसीलदार को तहसील लेवल पे इन कामों को करवाने के लिए असिस्ट करते हैं। क्योंकि ये बंदा तहसीलदार अकेले तो कुछ काम नहीं कर सकता, तो वहाँ पर बहुत सारे नायब तहसीलदार और बाकी सारे तहसील ऑफिसर्स होते हैं जो इसको असिस्ट करते हैं अपने कामों को करवाने के हवाले से, जो इसको सब डिविजनल ऑफिसर करने के लिए कहता है। और उस सब डिविजनल ऑफिसर को वो काम इस तहसील लेवल पे अपने डीसी ने करवाने के लिए कहे होते हैं। अब ये तहसील जो होता है इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं ब्लॉक्स में, ठीक है सर। अब पहले तो नयाबत आती थी, अब उसको हम समझेंगे। लेकिन ब्लॉक लेवल जो होती है, ब्लॉक लेवल में क्या होते हैं, बहुत सारे गांव रहते हैं जिनको हम एक साथ एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं एक ब्लॉक, ठीक है। नंबर ऑफ विलेजेस ऑल टुगेदर आर कॉल्ड एज ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का काम क्या होता है, इसका काम होता है डेवलपमेंटल वर्क्स को करवाना। और यहाँ पर ब्लॉक लेवल पे तहसील से नीचे जो ब्लॉक्स रहते हैं, नयाबत से नीचे भी रहते हैं वो, तो इन जगहों पे काम करवाने के लिए एक ऑफिसर रहता है जो कि इस रैंक का ही होता है, जिसको हम बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर। और ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर तहसीलदार के ही अंडर काम करता है, ये इसको सुपरवाइज करता है। यानी कि जितने भी ब्लॉक्स होते हैं तहसील के अंदर उनका सुपरविजन तहसीलदार देखता है। या उसके बाद अगर कहीं पे नयाबत हो तो नायब तहसीलदार भी उसको
देखता है। लेकिन नॉर्मली ब्लॉक डेवलपमेंट जो डेवलपमेंटल जो ऑफिसर्स होते हैं वो तहसीलदार के अंदर काम करते हैं और इनका काम यही रहता है कि ये अपने ब्लॉक में डेवलपमेंटल वर्कर्स को देखें, सड़कें, कोचें बनाना, कहीं पे कल्वर्ट्स बनाना छोटे लेवल पे, या नेशनल लेवल से आने वाली जो स्कीमें होती हैं गाँव देहात के ऊपर जो इनको इम्प्लीमेंट करना होता है वो इन्हीं ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर से, इन्हीं ब्लॉक्स के जरिए से करवाई जाते हैं। इसके बाद आगे चलते हुए हमारे पास आते हैं पटवारी साहब। ये एक ऑफिशियल होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, ठीक है सर, और इसका काम होता है मेंटेन करना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को। ये विलेज लेवल पे ये काम करता है, ठीक है सर। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन पॉइंट ओवर हियर, ये वो बंदा होता है कि जिसके साथ हमारा लेन देन ज़्यादा रहता है, हमारे मैटर्स जो रहते हैं लैंड के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से, रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से, या ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, क्योंकि हम ज़मीन को खरीद और फरोख्त का बहुत ज़्यादा यहाँ पर चलन रहता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए विलेज लेवल पे जो रेवेन्यू ऑफिशियल रहता है उसको हम पटवारी कहते हैं। उसके पास उस पूरे विलेज का, जिसका वो पटवारी होता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है। वहाँ पर उसके पास वो मैप रहता है जिसको हम कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं, और उस मैप में हर किसी बंदे का उस गांव में जो रहने वाला होता है किसके पास कितनी ज़मीन है वो सब कुछ उस मैप पे दिखाया गया होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि इस मैप को मॉडिफाई किया गया है जब ये यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। उससे पहले ये एक ही स्टेट कंसिडर किया जाता है। हाँ, अब ये जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो ये नया यूनियन टेरिटरी जो दो वजूद में आई, इसके हवाले से गवर्नमेंट ऑफ जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे हैं उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं, जिसमें हमारी PMSS जिसको हम प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम स्टूडेंट्स के हवाले से उनकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करने के हवाले से लाई गई। एट द सेम टाइम देयर इज़ अनदर स्कीम, उड़ान स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से स्पेशल इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव SSI के हवाले से लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से इंट्रोड्यूस किया गया। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं एक्सपोजर को प्रोवाइड करवाना, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के हवाले से जो है उनको एक बेस्ट जो ना एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाना, ताकि उनकी कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकाला जाए, उनके एक्सपोजर, उनके टैलेंट को बाहर निकाला जाए, ताकि वो अपनी यूनियन टेरिटरी और एट द सेम टाइम नेशन के हवाले से अच्छा कुछ कर सकें, अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी फैमिली, अपने यूनियन टेरिटरी को आगे ले जाने में मदद कर सके। तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस कर रही हैं जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, ताकि वो पूरी तरह से यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करके एक स्ट्रीमलाइन करे, यहाँ के लोगों को उनको एम्प्लॉयमेंट दे के या उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो बेटा ये कुछ छोटी छोटी और मोटी बातें थी जो आपकी टॉपिक के हवाले से हमने आपके साथ शेयर की। आई एम अगेन सजेस्टिंग यू गो थ्रू द बुक। आप किताब को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि और जो वहाँ पर इंफॉर्मेशन पड़ी हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से, वो आप अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि आने वाले समय में कम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आपका साथ देंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, सलामत रहिए, खुश रहिए, अस्सलाम वालेकुम।